नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा में यहां से 1-2 नंबर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। बिना वक्त गवाए चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, वर्ड इंटरफेस हार्मनी वीक कौन सा वीक है? वर्ड इंटरफेस हार्मनी वीक कौन सा वीक? वर्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है। वह किस तारीख को मनाया जाता है? वह है 1 से 7 फरवरी को। कब से? 1 से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाने वाला वीक कौन सा है? वह है इंटरफेथ हार्मनी वीक। जो आप देख सकते हैं ये चित्र के माध्यम से, ये लोगो है उसका, ये लोगो है और ये लिखा है ऑफिशियल अनऑफिशियल द वीक ऑफ फरवरी। कब से कब तक? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। फरवरी का पहला जो सप्ताह है उसको, किसका? फरवरी का पहला सप्ताह किसका? फरवरी का पहला सप्ताह जो है वही है हार्मनी वीक। किसका? इंटरफेथ हार्मनी वीक। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा उपयोगी जानकारी है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वर्षीय कार्यक्रम है। क्या है यह? यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। क्या है? यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे 2010 में, कब? 2010 में महासभा के पदनाम के बाद से फरवरी के पहले सप्ताह 1 से 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा? 2010 में 2010 में महासभा के पदनाम के बाद से फरवरी के पहले सप्ताह 1 से 7 फरवरी को दौरान मनाया जाने लगा। इसी में अगली इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो सांस्कृतिक शांति है और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, किसकी? जो सांस्कृतिक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक WIHW की कल्पना की गई। किसकी कल्पना की गई? HW। ये देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से भी, WIHW ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। क्या है? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। इसी में अगली इंपॉर्टेंट जानकारी है, द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक द कॉमनवेल्थ पहल। कौन सी? द कॉमनवेल्थ पहल के अग्राधिकार पर आधारित है। किस पर? अग्राधिकार पर आधारित है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो इसकी परीक्षा उपयोगी है। इसकी जानकारी की ओर चलते हैं। अगला है अगली जानकारी है, द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक द कॉमन पहल के अग्राधिकार पर आधारित है। इसी में अगला है, 2007 में शुरू हुई। क्या? 2007 में शुरू हुई यह पहल मुस्लिम ईसाई नेताओं को दो सामान्य मौलिक, किसने? जो दो धर्म हैं, ईसाई और मुस्लिम, इन दो नेताओं को सामान्य मौलिक धार्मिक आज्ञाओं, प्यार का देवता, किसका? प्यार का देवता और पड़ोसी का प्यार के आधार पर बातचीत है। किस पर बातचीत है? पहली तो है बातचीत सामान्य मौलिक धार्मिक आज्ञाओं का, किसका? धार्मिक आज्ञाओं का, प्यार का देवता और पड़ोसी का प्यार। ये दो हैं, इन दो आधार पर बातचीत की गई है। इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। किसमें? इसमें शामिल होने का आह्वान किया है अपने स्वयं के किसी भी धार्मिक सिद्धांत का समझौता किए बिना। अगली इंपॉर्टेंट जानकारी है इसमें। अगली जानकारी है, 2 आज्ञाएं 3 एकेश्वरवादी, कौन? तीन एकेश्वरवादी धर्मों के केंद्र में है। किसके केंद्र में है? 2 आज्ञाएं 3 एकेश्वरवादी धर्मों के केंद्र में है और इसलिए संभव सबसे ठोस धार्मिक आधार प्रदान करती है। ये है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी एक नज़र में। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। किसके बने हैं? रक्षा खुफिया एजेंसी। जो रक्षा खुफिया एजेंसी है, इसके नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है?
वह हैं जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल जी ए वी रेड्डी। आप ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये हैं जी ए वी रेड्डी, आप ये चित्र के माध्यम से देखिए। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये, इनका नाम क्या है, वो है जी ए वी रेड्डी। जो जी ए वी रेड्डी, इनका ये नाम है पूरा, इनका आपको दिखाते हैं क्या नाम, जी ए वी रेड्डी। क्या है, रेड्डी, ये इनका नाम है। और चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी चर्चाओं के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं आपके लिए। परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट फैक्टों की तरफ चलते हैं। पहला फैक्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल जी ए वी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, वह है जी ए वी रेड्डी। आप चित्र के माध्यम से देख ही सकते हैं इनको, ये हैं, आपको चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये हैं जी ए वी रेड्डी। इनका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों का स्थान लेंगे। किसके स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं, इससे पहले रक्षा खुफिया एजेंसी के जो जनरल थे यानी कि प्रमुख थे, वह कौन थे, वह थे के जे एस ढिल्लो। के जे एस ढिल्लो की यह जगह लेंगे, यानी कि स्थान लेंगे उनकी जगह। जो इससे पहले रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे, वह थे जे के जे एस ढिल्लो, उनकी जगह स्थान लेंगे ये। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनका, जो लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो हैं, भारतीय सेना में भारतीय सेना में अपने 39 साल के करियर के दौरान विभिन्न रणनीतिक पदों पर सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी कि यह 39 साल के करियर में इन्होंने 39 साल के करियर के दौरान विभिन्न रणनीतिक पदों पर सेवा देने के बाद वह सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट दिया है, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक, किसके, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक संगठन के प्रमुख और रक्षा मंत्री और रक्षा स्टाफ के प्रमुख खुफिया सलाहकार में से एक हैं। कौन हैं, यह आपको हमने दिखाई थे, यह हैं लेफ्टिनेंट जनरल जी एस रेड्डी। ये हैं रक्षा खुफिया एजेंसी और सलाहकार में से एक हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महानिदेशकों का पद तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर होता है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जी डी आई ए के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, कमल डावर थे। कौन थे, कमल डावर थे, जो भारतीय सेना के मशीनीकृत बलों के पूर्व महानिदेशक थे। किसके थे, जो मशीनीकृत बल हैं उसके पूर्व महानिदेशक थे। कौन थे, वह कहाँ से थे, वह थे भारतीय सेना से। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रखा है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। जो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी हैं, वह NIELIT के नए महानिदेशक बन गए हैं। कौन बने हैं, किसके बने हैं, वह है मदन मोहन त्रिपाठी जी। ये आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं, ये है मदन मोहन त्रिपाठी। यह बने हैं NIELIT के महानिदेशक। NIELIT का फुल फॉर्म क्या होता है, वह भी आपको हम बताते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकीकरण संस्थान। ये है इसका फुल फॉर्म। चलिए आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। और जो NIELIT के यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के जो महानिदेशक हैं, वह कौन हैं, वह हैं मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर हैं मदन मोहन त्रिपाठी जी। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं इनकी हंसी और इनके चेहरे की ललाट आपसे जान सकते हैं कि ये बहुत कितने प्रसन्न और कितने अच्छे आदमी होंगे। ये हैं किसके बने हैं, NIELIT के महानिदेशक बने हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला दिया है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, NIELIT के शामिल होने से पहले
डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले यह क्या थे, जो दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसमें नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। कौन थे? यह थे डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं। जो DTU में उन्होंने निदेशक आंतरिक गुणवत्ता, कौन से? निदेशक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और बौद्धिक संपदा अधिकारी प्रकोष्ठों के समन्वय के रूप में भी काम किया है। क्या इन्होंने यह क्या किया है? इन्होंने गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठों के समन्वय के रूप में भी काम किया है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेट्री भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये हुई इसकी सभी जानकारी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है, जो नीरज चोपड़ा हैं जो लारियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। कौन किया गया है? वह है नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक पदक में स्वर्ण पदक विजेता थे। किस क्षेत्र में थे? वह है भाला फेंक। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? ओलंपिक में जीता था। चलिए आइए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी जो है। नीरज चोपड़ा जी लारियंस वर्ल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा जो भारत के एक खिलाड़ी हैं, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में यह स्वर्ण पदक जीतने वाले बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था। चलिए आइए देखते हैं नीरज चोपड़ा और इन ओलंपिक पदक के बारे में और इनसे सभी जानकारी रिलेटेड जो परीक्षा उपयोगी है। इसका फैक्ट दिया है, भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 का क्या चुना गया है? 2022 का लारियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन सा है? लारियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, इनका नाम रखा गया है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शॉर्ट लिस्ट में उन्हें टेनिस स्टार डेनियल देव मेदवेदेव और यम्मा यादुकानु और अन्य दिग्गजों के साथ रखा गया है। किस किस के साथ रखा गया है ये आप देख सकते हैं। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह क्रिकेटर के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेश फोगाट के बाद लारियंस नामांकन पाने वाले अब यह केवल तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले दो लोगों को और मिल चुका है। उन दोनों को नाम क्या क्या था? उन दोनों के नाम थे सचिन तेंदुलकर और पहलवान। जो सचिन तेंदुलकर हैं यह भी क्रिकेट के जादूगर कहे जाते हैं। क्रिकेट के छोटा जादूगर कहा जाता है, यानी क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर जो हैं वह बल्लेबाज हैं, बहुत ही उम्दा खेलते हैं। और पहलवान जो हैं विनेश फोगाट, इन्हें पहलवान का जादूगर कहा जाता है, पहलवानी करते हैं ये फोगाट जी। इसके बाद किसका नाम आता है? इसके बाद लारियंस नामांकन पाने वाले कौन सा? नीरज चोपड़ा जी। चलिए आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा हुआ है, अगला प्रश्न है, दुबई देश है, दुबई देश में क्या हुआ? दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया है। किसने किया है? वह है दुबई जी। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, यह एक हवाई जहाज जैसा है जिसमें जो क्या पानी में चलने वाला है। किससे चलने वाला है? पानी में चलने वाला फ्लाइंग बोट है। यह बोट है और यह लग जैसा रहा है जैसे हवाई जहाज होता है, जैसे एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वैसा लग रहा है ये। आप ये देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये वैसा ही लग रहा है कुछ। ये लग तो वैसा रहा है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसकी जानकारी है, यह क्या है? यह एक तो पहली बात तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली है। जो हाइड्रोजन से चलने वाली है, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है द जेट। क्या रखा है? द जेट इसका नाम रखा गया है। यह जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। और यह किस देश में या किसने लॉन्च की है या किसने बनाया है?
वह है दुबई देश, या दुबई ने बनाया है। दुबई में बनी है यह, दुबई की है यह, दुबई में बनने वाली है। चलिए आइए देखते हैं अगला इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। दुबई की फर्म, क्या दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की है। कहाँ पे की है? संयुक्त अरब अमीरात। यह संयुक्त अरब अमीरात में, यह संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इस 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है और जिसमें 8 से 10 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। क्या है यह 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी में ऊपर चल सकती है, और क्या है, इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट और जानकारी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसकी और जानकारी है, यह घोषणा दुबई में कहाँ पर हुई है? यह घोषणा दुबई में द जेट के निर्माण और संचालन के लिए स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज एवं यूएस आधारित DWYN के बीच हुई समझौते के परिणामस्वरूप हुई है। ये हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, COP 28 के दौरान जेट का उद्घाटन उड़ान होगी। कहाँ पर होगी? COP 28 के दौरान जेट की उद्घाटन एवं उड़ान होगी, जो 2029 में दुबई UAE में आयोजित होने वाली है। कहाँ पर? जो दुबई है उसमें 2023 में UAE में आयोजित होने वाली है। इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डाली गई है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, पंजाब के मुख्य चुनाव, क्या पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक चुनावी शुभारंभ सेरा का अनावरण किया है। जो सेरा है, जो शुभारंभ सेरा का अनावरण किया है, वह कहाँ पर हुआ है? पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने। ये आप देख सकते हैं, ये सेरा का ये पोस्टर लिए हुए हैं, ये मुख्य चुनाव अधिकारी जी हैं। ये इन्होंने सेरा का चित्र भी देख सकते हैं आप। ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सारा, ये सेरा का चित्र है। ये आप चित्र के माध्यम से देख ही लिया होगा आपने। लीजिए, आप देख लीजिए सभी लोग, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को सही से। ये चित्र के माध्यम से देखिए आप, ये शेर का बना हुआ है लोगो। ये शेर आप देख सकते हैं, ये शेर का लोगो है इस पर, इसलिए इसका नाम शुभारंभ शेर रखा है। चुनावी शुभारंभ जो शुभांकर है वह शेरा रखा गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपने पहली शुभांकर सेरा का अनावरण किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका उद्देश्य 20 फरवरी 2022 को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है, जो 20 फरवरी 2022 में जो होने वाले पंजाब में चुनाव हैं, किसके चुनाव हैं? वो हैं विधानसभा चुनाव में मतदानों को जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। यह है इसका उद्देश्य। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शुभांकर सेरा एक शेर का चित्रण है। जो एक शेरा जो है वह एक शेर का चित्रण है। ये आप चित्र के माध्यम से देख ही लीजिए। यह जो शुभांकर है वह शेर का एक चित्र है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, यह पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, किसकी? पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भारत का चुनाव आयोग इसी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा चुनावी भागीदारी परियोजना के तहत बढ़ावा दिया गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, SVEP परियोजना 2009 में मतदाता शिक्षा के लिए ECI प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार, कौन सी सरकार? मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने क्या किया है, जबलपुर में बनाने जा रही है भारत का पहला, कौन सा? जबलपुर में, जो जबलपुर है उसमें बनाने जा रही है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। जो जियोलॉजिकल पार्क आप ये देख सकते हैं इस तरह से होता है, ये जियोलॉजिकल पार्क है। ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे जानवरों को यहाँ पर रखा जाता है जिसमें बहुत ही जो विलुप्त हो चुके हैं प्रजाति, उन प्रजातियों को रखा जाता है। किसमें? जूलॉजिकल पार्क में। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ऐसा पार्क होगा वहाँ पर, कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में ऐसा पार्क होगा, किस क्षेत्र में होगा वह है जबलपुर में होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान, क्या सा भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? लम्हेटा में बनेगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 5 एकड़ ज़मीन पर 35 करोड़ रुपए। कितने? 5 एकड़ ज़मीन, जो ज़मीन की है वो 5 एकड़ है। कितनी है? 5 एकड़ है। और जो लागत है वो कितनी है? 35 करोड़। कितनी है? 35 करोड़ की लागत है इसमें। 35 करोड़ की लागत से बनने गया। कितनी है? 35 करोड़। कितनी है? 35 करोड़ की लागत से बनेगा। 35 करोड़ की लागत से निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। कितने से किया जाएगा? 5 एकड़ जगह में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कितना है? 5 करोड़ रुपए और 35 एकड़ की लागत से। चलिए आइए देखते हैं इसकी और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है। इसकी और जानकारी है, लम्हेटा, क्या? लम्हेटा में, लम्हेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क, क्योंकि भूगर्भीय, जो भूगर्भीय है दृष्टि से यह स्थान विश्व का महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। किसमें है? विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। कौन सा है? वह है लम्हेटा बनेगा। जो लम्हेटा है वह है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट है, 1928 में विलियम्स हेनरी स्लीमैन में इस क्षेत्र का एक डायनासोर के जीवांश की खोज की थी। जो डायनासोर हैं उसके जीवांश की खोज भी की थी। चलिए आइए देखते हैं इसी के अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। लम्हेटा फॉर्मेशन को इंटरट्रैपियन बेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लम्हेटा फॉर्मेशन को, जो लम्हेटा फॉर्मेशन है उसको इंफ्राट्रैपियन बेड भी कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो और परीक्षा उपयोगी है यह मध्य प्रदेश, किसमें? यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाने वाली तलछटी भूगर्भीय संरचना है। यह क्या है? किस किस प्रदेशों की है? वह है प्रदेश है, पहला तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात में पाई जाने वाली तलछटी भूगर्भीय संरचना है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह डेक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ है। किससे है? यह डेक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ है। इसी का अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह मॉन्ट्रिचियन युग का है और डायनासोर के जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप शेयर तो अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया कर घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें एवं सतर्क रहें एवं सावधान जरूर रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।